Good morning, friends, and welcome to the second episode of Connection of Life and Universe. इसका रिलेशन जानने के पहले हमें यूनिवर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट यूनिवर्स. यूनिवर्स है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे हमने बुक्स में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी, और इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल टू दैट कि आवर अर्थ इज इवन 4.5 बिलियन ओल्ड. तो इसका मतलब कोई सिस्टम, सृष्टि एक जनरेट हुई थी जो करोड़ों साल पहले जनरेट हुई थी. और अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो वी आर मूविंग ऑन मून, वी आर मूविंग ऑन मार्स, वी हैव ए स्पेशल even separate space center of different countries. So we have come into advance to understand the space more closely. But आज की डेट में भी स्पेस एक मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम उससे कुछ डाटा, कुछ ऐसी चीज़ें रिट्रीव कर पाए हैं कि जो जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान बना दिया है. अगर हम बात करें 1700 साल से पहले, मतलब 17th सेंचुरी से पहले, हमारी लाइफ सबकी, जो भी यहाँ पे जीवन था, वो एक आम आदमी जैसा था. उसमें और उसके आगे पीछे सालों में कोई डिफरेंस नहीं था. एक दो चार इन्वेंशन कुछ हुए हों तो वो अलग बात है. उसमें डेफिनेटली रेज के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की कुछ थ्योरीज आई थी, जिसको राजा महाराजा अपने टाइम और बाकी चीज़ों में यूज़ करते थे, जिसको आप राजस्थान में भी देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल. इवन जंतर मंतर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. अगर हम देखें उस 1700 के बाद, लाइक आफ्टर 17th सेंचुरी, यू कैन सी दैट कि इस 300 साल में इतना ट्रमेंडस ग्रोथ हुआ है. और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करके दे हैव डेवलप्ड द कंप्लीट वर्ल्ड. एंड आज की डेट में जहाँ तक हम संपन्न हैं, उसमें 99.9% नहीं, 100% यूनिवर्स का रोल है. अगर कोई बहुत रईस बना या कोई बहुत टेक्नोलॉजी से हमारे को सहूलियत मिली, तो उसका रोल 100% यूनिवर्स को जाता है. अब यूनिवर्स की ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट जो इस धरती पर पैदा हुए 1608 में, लाइक केपलर साहब आए, एंड केपलर जी ने थ्योरी दी सन एंड ऑर्बिटरी मोशन ऑफ प्लैनेट की, कि प्लैनेट कैसे सन के चारों तरफ घूमते हैं. ही एक्सप्लेन दैट. आफ्टर दैट न्यूटन जी आए एंड ही गेव अनदर थ्योरी वर्किंग ऑन द केपलर थ्योरी ओनली. ही थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली प्रूव्ड इट, कि उन्होंने ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ और लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिए, कि जिसने व्यक्ति की धरती पर हर एक लाइफ को चेंज कर दिया. इन्वेंशन की शुरुआत वहाँ से हुई. उसके बाद कई और बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, कुछ नाम लेंगे तो पता ही नहीं, मतलब वी कैन स्पेंड मेनी आवर्स इवन टेकिंग नेम, बट देर आर फ्यू, मे बी वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स. लाइक वी टॉक अबाउट फ्लेमिंग, Hertz, Nikola Tesla, Heinrich Hertz, and then Albert Einstein, Madame Curie. These were few scientists. इन्होंने इतना डीपली रिसर्च करके अलग अलग हिस्सों में काम करके कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जिनसे हमारी लाइफ इजी नहीं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है एक जोन में. अगर हम केपलर की थ्योरी पे न्यूटन जी आए, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारे जनरेट किए. मेन जो आज हम बताने जा रहे हैं कि यूनिवर्स को जिसने बहुत क्लोजली डिफाइन किया, दैट वाज निकोला टेस्ला. उससे पहले हर्ट्ज आए. हर्ट्ज ने बताया कि हर्ट्ज ने एक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे बात की, कि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है या उसकी वेवलेंथ क्या होती है. निकोला टेस्ला ने बड़े क्लियरली कई ऐसी चीज़ें इन्वेंट की जिसको अगर वो ही हैड कम इनटू दिस वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी, वेरी लेट 19th सेंचुरी, एंड ही डाइड मे बी इन 20th सेंचुरी. So he was the man who invented AC, alternating current,
fully furnished motor of alternating current. He was the first person. He was the person to produce induction motor. He was the man that who could communicate between two distance product or distance without using wire. Means wireless system was also invented by, radio waves were invented by whom? Nikola Tesla. He was the man who very clearly defined that this universe is made of particles are vibrating at their position or in any position, and they are carrying huge energy. When the particles are vibrating, and he was able to do and prove this, why? Because he already had taken the theory of Hertz, and he was able to tell that these particles, those are vibrating, are having some frequency. एंड आपको एक और बात बताएं कि हम इन साइंटिस्ट ने जितनी भी इन्वेंशन की, इन्होंने इन्वेंशंस को हमारे लाइफ को इजी बनाने के लिए प्रोडक्ट में हमारे साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया। और जो हमारे फ्यूचर में इंजीनियर्स आए और या टेक्नोलॉजीज आई, उन्होंने थ्योरी यही यूज़ की, बट उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ किया। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट उनकी थ्योरी को एक ह्यूमन बीइंग पे यूज नहीं किया, ना किसी ने सोचा। देयर वॉज वन पर्सन हु वॉज नॉट साइंटिस्ट, बट ही वॉज ए सॉर्ट ऑफ, वी कैन से दैट ही वॉज फिजिस्ट। वो फिजिक्स का एक आदमी था, मिस्टर हंस। ही वॉज द मैन इन अर्ली 90s, मतलब अर्ली 20th century, if we talk about. He observed and used this theory of Nikola and Kepler to prove that जिसने उस कुछ ऐसी चीज़ें थ्योरेटिकली कैलकुलेट की और उसको ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया। एंड ही वॉज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, वी कैन से दैट द पर्सन टू यूज दोज इन्वेंशंस not for on the product but on the human bodies. He made that, he used for plant also, he used on animal also, he used on human body also. And that was the man. He said that the sun, the solar system, it has sun and planet. Each is, other than sun, planets are revolving around the sun as well as on its own axis too. So every planet, including Earth, Mars, Mercury, whatever planets are there, they are producing some audio wave, sound wave. And he said that the sound wave is having one fixed frequency for each planet. And till today, even if we talk about, he says that it is very much possible that we can hear those audio waves on Earth. And he calculated for different frequencies for different planets theoretically, but he only one assumption was there which he could not reply, but that theory practically fitted very well on human body. That what was the assumption? The assumption was, because people, as we know that in space sound wave cannot travel, it needs some medium because there is vacuum. And but when we are hearing the sound of audio sound of any planet on Earth, it means it is traveling through medium, which he could not. But he produced those waves here on Earth. And that was the changing, or we can say that, because he worked and proved it, and he calculated the theoretical frequency for all the planets, including Sun and Earth also. And he used on human body that frequency of all the planet for different reason, and tried to analyze the effect on human body. उसके बाद उस थ्योरी पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ,
बट अल्टीमेटली ये कंफर्म हो गया कि पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, इनकी सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। पूरे यूनिवर्स में नैनो, विल से दैट नैनो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से लेके अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की पूरी एक स्पेक्ट्रम रेंज अवेलेबल है। इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये यूनिवर्स का पार्ट 1 था। टू नो योर यूनिवर्स, दिस वाज पार्ट 1। तो आपको समझना है कि यूनिवर्स में है क्या। यूनिवर्स में एक एनर्जी है, यूनिवर्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, और वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हमारे चारों तरफ फ्रीक्वेंसी है, वेव्स ही वेव्स हैं। ये आपको ज़रूर समझना। एक ये बेसिक कंक्लूजन विल से दैट कि द स्पेस इज, दिस यूनिवर्स एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इसका रियलाइजेशन एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आपकी मैंने आंख पे पट्टी बांध दी, आपके कान बिल्कुल साउंड ब्लॉक कर दिए, और मैं आपको कभी शमशान घाट पे ले जाऊं या किसी डिस्को में ले जाऊं, आप क्या एनालाइज कर पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, लाइट जो आ रही है वो भी एक वेव है, और जो हम सुन रहे हैं वो भी एक वेव है। और वेव या तो कान से आ रही है या हमारे आंख से आ रही है। बाकी 3 हमारी सेंस और हैं, जैसे टंग इज देयर, स्किन इज देयर एंड स्मेल इज देयर, नोज। दीज आर ऑल एनालॉग। पूरा का पूरा यूनिवर्स एनालॉग पे काम कर रहा है। डिजिटाइज तो उसे हमने बनाया है, साइंटिस्ट ने उसकी एक एडवांस वर्जन को लेके आया है। तो इसमें हम एक और वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए विल टॉक अबाउट, विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।